Subscribe to Ada 247 and press the bell icon to never miss another update. Hello everyone, a very good afternoon, a very good evening to all my dear students. So my dear students, how are you all? सभी लोग कैसे हैं? जल्दी से मुझे बताइए, how are you all? I hope each and everyone is very fine. सभी लोग बहुत अच्छे हैं. So let us start with the session today. आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं. So लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम लोगों ने रूल नंबर 87 तक पढ़ा था. आई होप सभी को याद है. लास्ट क्लास में हमने रूल नंबर 87 तक पढ़ा था. आई होप सारे के सारे स्टूडेंट्स एकदम रूल्स को अच्छे से नोट करते हुए चल रहे हैं, एकदम अच्छे से पढ़ते हुए चल रहे हैं. बहुत ही कम टाइम बचा है एसबीआई क्लर्क में. आज की क्लास में हमारा टारगेट जो रहेगा कि एटलीस्ट हम 100 रूल्स तो आज की क्लास में कवर कर ले, और फिर कल की और परसों की क्लास में हम बाकी के रूल्स कवर कर ले, कि मैं आप लोगों को एक दिन का टाइम भी दे सकूँ सारे के सारे रूल्स को रिवाइज करने के लिए एसबीआई क्लर्क से पहले. बच्चे बोल रहे हैं वॉल्यूम नहीं आ रहा, साउंड नहीं आ रहा. एनी प्रॉब्लम इन द साउंड? ओके 86 हुए थे, 87 नहीं हुए थे. आई थिंक 86. अच्छा, आर यू श्योर? अकॉर्डिंग टू मी 87 रूल्स हम लोगों ने कर लिए थे. हाँ, अच्छा, दिस इज रूल नंबर 87. ओके, रूल नंबर 87 ये है. चलिए रूल नंबर 87 के बारे में डिस्कस करते हैं. रूल नंबर 87 को हम पढ़ते हैं. रूल नंबर 87 क्या कहता है? रूल नंबर 87 कहता है कि हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं. हमारा एक वर्ड होता है TOO2, हमारा एक वर्ड होता है एज, WELL, वेल, एज वेल. एक वर्ड होता है ऑल्सो. ये तीनों के तीनों वर्ड्स जो होते हैं हमारे, ये हमें क्या बताते हैं? ये हमें बताते हैं समथिंग एक्स्ट्रा. कुछ एडिशन है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है, कुछ इसके बाद आने वाला है. राइट? अब मैं आपको 3 सेंटेंसेस दे रही हूँ. आई एम गिविंग यू 3 सेंटेंसेस. यू विल टेल मी उन तीनों सेंटेंसेस में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है. मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई हैव ब्रॉट अ बैग टू. एक सेंटेंस मैंने लिखा, आई हैव ब्रॉट अ बैग एज वेल. मैंने एक और सेंटेंस लिखा, आई हैव ब्रॉट अ बैग ऑल्सो. कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी कि इन तीनों सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है? इफ आई राइट A, B एंड C ओवर हियर, जल्दी से मुझे बताइए इन तीनों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है. यस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. मेनी स्टूडेंट्स आर टेलिंग मी द आंसर्स. कुछ बच्चे गलत आंसर्स मुझे बता रहे हैं. स्टूडेंट्स, दिस इज करेक्ट, वेयर एज दिस इज रॉन्ग. जबकि हमारा जो सी सेंटेंस है वो हमारा एकदम गलत सेंटेंस है. व्हाट इज द रीजन कि सी सेंटेंस हमारा गलत है? द रीजन इज वेरी सिंपल. ऑल्सो cannot be used at the end of a sentence. also को हम सेंटेंस के लास्ट में यूज नहीं कर सकते. we cannot use also at the end of a sentence. हम TOO2 को यूज कर सकते हैं, हम as well को यूज कर सकते हैं, but also को हम किसी भी सेंटेंस के लास्ट में यूज नहीं कर सकते. we cannot use also at the end of a sentence. अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है कि TOO2 का यूज़ क्या होता है? व्हाट इज द यूज़ ऑफ TOO2? एक बार उसको डिस्कस करते हैं. पहले इसको एक बार नोट कर लीजिए एवरीवन, प्लीज़ एक बार इसको नोट कर लीजिए. हटवा दिया बच्चे अड्डा वाला स्टिकर, हटवा दिया मैंने. कंप्यूटर आई वांट मोर राइटिंग स्पेस. मुझे राइटिंग स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, तो प्लीज़ एडजस्ट द कैमरा अकॉर्डिंग टू इट. हाँ, शेयर कर दीजिए. सब बच्चे अपने आप बोल रहे हैं शेयर करो, केवल 230 हैं. थैंक यू उदय कुमार फॉर सो मच कंसर्न. हाँ, जल्दी से इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए. वी वांट मेनी स्टूडेंट्स ओवर हियर. हमें बहुत सारे बच्चे चाहिए, 1000+ बच्चे चाहिए. प्लीज़ शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी. डन? नोट कर लिया? ओके. अब एक बार TOO2 और एक बार एक वर्ड होता है हमारा so that, उसका भी हम यूज़ पढ़ेंगे. देखो नॉर्मल केसेस में अगर मैं बात करूं कि जो TOO2 जो वर्ड होता है या फिर SO जो वर्ड होता है, दीज वर्ड्स कंटेन नेगेटिव सेंस. ये दोनों के दोनों वर्ड्स एडिशनल सेंस के अलावा एक सेंस और कंटेन करते हैं जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव सेंस. फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर ये सेंटेंस लिखा, शी इज टू ब्यूटिफुल.
तो इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम प्रेजिंग हर, इस सेंटेंस का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आई एम प्रेजिंग हर, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। इस सेंटेंस को मैं क्या लिख सकती थी, शी इज वेरी ब्यूटिफुल। इस सेंटेंस में मुझे क्या लिखना था, इस सेंटेंस में मुझे शी इज वेरी ब्यूटिफुल लिखना था। शी इज टू ब्यूटिफुल इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि टू और TOO और सो ये दोनों के दोनों वर्ड्स नेगेटिव सेंस कंटेन करते हैं। यहाँ पे ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। अगर मुझे इस TOO से कोई सेंटेंस बनाना है, हाउ विल आई मेक इट, मैं उस सेंटेंस को कैसे बनाऊंगी? मैंने क्या लिखा, इट इज टू हॉट टू गो आउटसाइड। TO और TOO इसका यूसेज हम ऐसे करते हैं, TOO के साथ हम TO वाला टू, सिंगल वाला टू लगाते हैं। इस सेंटेंस को अगर मुझे सो से बनाना हो तो मैं क्या लिखती, इट इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट गो आउटसाइड। इतनी गर्मी है कि मैं बाहर नहीं जा सकती। इट इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट गो आउटसाइड। इट इज टू हॉट टू गो outside. Now if I write a sentence, the exam was too difficult to solve. एग्जाम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था कि हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते थे। ये यहाँ पे नेगेटिव सेंस ऑटोमेटिकली कंसिडर करता है। अगर आपको एग्जाम पे सिर्फ यहाँ तक आए, द एग्जाम वाज टू डिफिकल्ट, देन दिस इज नॉट रॉन्ग, दिस इज सॉरी रॉन्ग। आप किस सेंटेंस को सही कैसे करोगे, द एग्जाम वाज वेरी डिफिकल्ट। अगर आपको TOO लगाना है, देन यू विल ऐड दिस TO2 ऑल्सो। आप यहाँ पे टू भी ऐड करोगे। हाँ, अगर आपको नॉर्मल सेंटेंस बनाना है, आप कैसे बना सकते हो, केवल और केवल अकेला कैसे लिख सकते हो, इट इज वेरी हॉट। इट इज वेरी हॉट नॉर्मली आप ऐसे लिख सकते हो, द कॉफी इज टू कोल्ड टू ड्रिंक, द कॉफी इज सो कोल्ड दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। थैंक यू विमल कुमार फॉर शेयरिंग द वीडियो। समझ में आया कि TOO SO में कैसे हम इन्हें यूज करते हैं। सो के साथ आप दैट लगाओगे, TOO के साथ आप टू लगाओगे। और अगर नॉर्मल केसेस में एडिशन के लिए यूज कर रहे हो तो टू को आप लास्ट में लगा सकते हो, आप ऑल्सो को लास्ट में नहीं लगा सकते। कोई भी डाउट? अनुर्मेद मैम, हाउ टू गेट टेलीग्राम फॉर SBI 2.0? हाँ बच्चे, आपको आज शाम तक जिन लोगों ने मिशन SBI 2.0 ज्वाइन किया है उसका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आ जाएगा मेल पे मोस्ट प्रोबेबली। TOO का जब मीनिंग एडिशन होगा, TOO का मीनिंग जब एडिशन होगा तब आप उसे सेंटेंस के एंड में लगा सकते हो। लेकिन जब TOO का मीनिंग एडिशन नहीं है, TOO का मीनिंग क्या है, किसी चीज की बहुत हाई इंटेंसिटी, बहुत ज्यादा, इट इज टू हॉट, बहुत ज्यादा, तब आप उसे अकेले नहीं लगा सकते। अब मनोरंजन ने क्वेश्चन पूछ लिया है, उस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी 3-4 बार बता भी चुकी हूँ। इस क्वेश्चन को मैं लास्ट में डिस्कस करूंगी, पहले एक बार रूल्स पे आ जाते हैं, देन आई विल डिस्कस दैट पार्ट। उसको मैं जरूर डेफिनेटली डिस्कस करूंगी मनोरंजन, डोंट वरी। रूल नंबर 88 की बात करते हैं। लेट अस टॉक ऑफ रूल नंबर 88। मुझे एक बात बताओ, टेल मी वन थिंग, हमने पढ़ा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा और हमेशा V1 के साथ S और ES लगता है। इज दिस ऑलवेज ट्रू? क्या ये चीज़ हमेशा सही होती है? इज दिस ऑलवेज ट्रू? हमेशा हमेशा क्या ऐसी चीज़ होती है? या कोई ऐसा केस भी है जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है लेकिन केवल और केवल V1 आता है, वहाँ पे S और ES नहीं आता? कैन एनी स्टूडेंट टेल मी? क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है इस क्वेश्चन का आंसर कि सब्जेक्ट इज सिंगुलर बट केवल V1 आ रहा है, केवल S और उसके साथ S और ES नहीं आ रहा? यस 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 यस, देयर इज एन एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन है किन तरह के सेंटेंसेस में? किस तरह के सेंटेंसेस में? एक्सेप्शन इज इन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस दे रखा हो तो ये वाला रूल गलती से भी मत लगा देना। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में ये एक्सेप्शन होता है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वहाँ पे V1 के साथ कभी भी S और ES नहीं आता है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते कौन से? सबसे पहले तो ये बताइए, प्लीज टेल मी। आई एम आस्किंग यू गाइज, व्हाट आर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस? I want to see who want to tell me, who can tell me in fact. What are optative sentences? Optative sentences हमारे कौन से होते हैं? किसी की बर्थडे पे जाते हो तो क्या बोलते हो उसको जाके?
किसी फ्रेंड की बर्थडे होती है, दोस्त की बर्थडे होती है, व्हाट डू यू स्पीक, व्हाट डू यू से, क्या बोलते हो? पार्टी दे दे। इसके अलावा क्या बोलते हो? हैप्पी बर्थडे टू यू। उसके बाद क्या बोलते हो? व्हाट डू यू से? यू से मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। व्हाट इज इट? ये क्या है? इट इज एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये हमारा एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। कोई भी ब्लेसिंग हो, आप किसी को कोई ब्लेसिंग दे रहे हो या आप किसी को कुछ कर्स दे रहे हो, यू आर कर्सिंग समवन, यू आर ब्लेसिंग समवन, दैट इज एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। कर्स भी ऑप्टेटिव सेंटेंस है। जब वी मेट अगर देखी हो, इफ यू वॉच जब वी मेट, करीना कपूर ने बहुत सारे कर्सेस दिए थे किसी को, पता नहीं किसको दिए थे, बट किसी को तो बहुत सारे कर्सेस दिए थे। मे ऑल योर टीथ गेट ब्रोकन, सारे दांत टूट जाएं। व्हाट इज इट? कर्स। व्हाट इज इट? विच काइंड ऑफ सेंटेंस इज इट? दिस इज एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के केस में सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, बट वर्ब के साथ हम एस और ईएस नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या लिखा? लॉन्ग लिव द किंग, राजा जीता रहे, बहुत लंबे लंबे सालों तक जी जाए। अब यहां पे देखो, द किंग सिंगुलर सब्जेक्ट है, द किंग इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, बट वर्ब के साथ तो हमने एस और एस नहीं लगाया, बिकॉज दिस रूल सिंपली स्टेट्स दिस थिंग ओनली कि इन केस ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वी ओनली एंड ओनली यूज V1। हम केवल और केवल V1 यूज करते हैं। वी डू नॉट चेंज द फॉर्म, हम इसकी फॉर्म को बिल्कुल भी चेंज नहीं करते। वी यूज V1 और वी यूज द, इस V1 का एक और नाम क्या होता है? वी यूज द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। हम वर्ब की बेस फॉर्म को यूज करते हैं। वी डू नॉट चेंज इट। एक बार जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देन वी विल मूव अहेड। आगे बढ़े। हाँ, दिस इज रूल नंबर 88। V1 is the base form of the verb, right, एकदम सही। स्टूडेंट्स, शेयर दिस वीडियो और बता भी दीजिएगा जिन्होंने शेयर किया, सो दैट आई कैन पर्सनली थैंक देम। और जितने भी बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं की है वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो ऑल्सो। ओके, लेट्स कम बैक या लेट्स मूव अहेड। आगे बढ़ते हैं, पीछे क्यों आएंगे? लेट्स मूव अहेड, अगले रूल की बात कर लेते हैं। एंड आवर नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 89। Let us see what this rule says. 89th रूल क्या कहता है, एक बार देखते हैं। मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रही हूँ, मुझे बताना वो सेंटेंसेस में क्या एरर है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, Being a rainy day, I did not went to school. Being unwell या being ill, he did not come to class. एक और सेंटेंस लिखा, being tired, I या फिर being vacant, I did not enter the room. Tell me, ये मैंने 3 सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हैं। What are the errors in these sentences? इन सेंटेंसेस में एरर क्या है? क्या ये सेंटेंस सही है? Now let us look at these sentences. एक बार इन सेंटेंसेस को देखते हैं। सेंटेंस नंबर सेंटेंस नंबर 1 is correct. सेंटेंस नंबर 1 is wrong. सेंटेंस नंबर 2 is correct and सेंटेंस नंबर 3 is also wrong. सेंटेंस नंबर 1 हमारा सही है, सेंटेंस नंबर 2 हमारा गलत, सेंटेंस नंबर 1 हमारा गलत है, सेंटेंस नंबर 2 हमारा सही है और सेंटेंस नंबर 3 हमारा फिर से गलत है। इस रूल में हम क्या समझने वाले हैं? इस रूल में हम समझने वाले हैं स्यूडो सब्जेक्ट का रूल। We will learn something about pseudo subject. Let us try to understand what is pseudo subject. देखो, it जो होता है हमारा, ये एक pseudo subject का रोल प्ले करता है। It plays a role of a pseudo subject. Now, जब भी सेंटेंस में मुझे सब्जेक्ट दे तो रखा होता है,
या मुझे सब्जेक्ट नहीं दे रखा होता और मुझे किसी ऐसी चीज के बारे में बात करनी होती है जो सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, जब भी मुझे सेंटेंस में सब्जेक्ट दे रखा है या नहीं दे रखा एंड आई हैव टू टॉक ऑफ समथिंग विच इज नॉट रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, जो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, उस केस में हम इस स्यूडो सब्जेक्ट को यूज करते हैं। वी यूज दिस स्यूडो सब्जेक्ट। बहुत ध्यान से समझना, बहुत छोटा सा डिस्टिंक्शन है। सेंटेंस, लुक एट सेंटेंस नंबर 1। What is the subject in sentence number 1? सेंटेंस नंबर 1 में सब्जेक्ट क्या है? सेंटेंस नंबर 1 में सब्जेक्ट क्या है? आई, क्योंकि मेरे बारे में बात हो रही है। सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? आई। अभी क्वेश्चन मैंने डबल एरर का बनाया है, एक पुराना वाला रूल भी रिवाइज करने के लिए। सबसे पहले तो हम सभी को पता है कि डिड के साथ क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एक एरर तो यहाँ पे बनाई मैंने, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। अब सब्जेक्ट क्या था? आई, सब्जेक्ट वॉज आई, तो ये मेरे बारे में बात हुई, सही है। लेकिन ये रेनी डे के बारे में, इस रेनी डे का सब्जेक्ट क्या है? वो रेनी डे था, इस रेनी डे का तो इस आई से कोई रिलेशन नहीं है, तो मतलब मुझे इसके लिए एक सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या लगाऊंगी अगर मुझे सब्जेक्ट नहीं दे रखा होता तो? इन दैट केस आई यूज माई स्यूडो सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इट बीइंग अ रेनी डे। क्या ये चीज समझ में आई? बहुत सारे बच्चों ने मुझे एकदम सही बोला, यहाँ पे आई सब्जेक्ट है। अब इस रेनी डे की बात करनी है तो इसका सब्जेक्ट मुझे ऐड करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया? इट बीइंग अ रेनी डे। अब दूसरा देखते हैं। अब ये क्यों सही था? यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ही, यहाँ पे मेन सब्जेक्ट क्या था? ही के बारे में ही बात हो रही है। वही क्लास नहीं आया था, वही इल था। ये जो ही के बारे में ही तो लिखा हुआ है बीइंग इल, ही तो इल था, तो इसका भी सब्जेक्ट ये है, इसका भी सब्जेक्ट ये है। इसका मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट की हमें जरूरत नहीं थी, इसलिए ये सेंटेंस एकदम सही है। फिर से समझो, इनको नहीं समझ में आया है। यहाँ पे अ रेनी डे का कोई भी लिंक आई से नहीं था, इसलिए मुझे यहाँ पे इट लगाना पड़ा। बट बीइंग इल, इल का ही से लिंक है। इल कौन है? ही तो इल है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे स्यूडो सब्जेक्ट नहीं लगाना पड़ा, यहाँ पे इट नहीं आया। थर्ड क्वेश्चन देखो, बीइंग वेकेंट, मेन सब्जेक्ट क्या है? आई। अब ये वेकेंट, खाली होने का क्या आई से कोई लिंक है? रूम खाली है, लेकिन इस खाली होने का इस आई से कोई लिंक नहीं है, मतलब मुझे यहाँ पे स्यूडो सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। इट बीइंग वेकेंट, आई डिड नॉट एंटर, और मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? या तो यहाँ पे मैं इट लिख दूं, या फिर दूसरा केस मैं इसको कैसे कर सकती हूँ? इट ना लगाऊं, यहाँ पे क्या लगाऊं? द रूम बीइंग वेकेंट। दूसरा तरीका क्या है इसको सही करने का? द रूम बीइंग वेकेंट, कॉमा आई डिड नॉट एंटर इट। रूम वेकेंट था इसलिए मैंने उसमें एंटर नहीं किया। हाँ, रूम खाली है इसलिए हमें यहाँ पे इट लगाना पड़ेगा, या फिर अगर हम यहाँ पे द रूम लगा देंगे तो हमें वहां पे इट लगाना पड़ेगा। किसी भी बच्चे को इस स्यूडो सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। आपको देखना पड़ेगा कि ये जो बात हो रही है वो इस सब्जेक्ट के लिए हो रही है या नहीं हो रही। अगर ये बात इस सब्जेक्ट के लिए हो रही है तो आप वहां पे इट नहीं लगाओगे, अगर ये बात इस सब्जेक्ट के लिए नहीं हो रही है तो आप यहाँ पे इट लगाओगे। ये मत करना कि इन सभी बिना देखे बीइंग दिखा तो इट लगा ही दिया। इस सेंटेंस में इट की जरूरत नहीं थी, बट इस सेंटेंस में इट की जरूरत थी। थैंक यू गौरांग फॉर शेयरिंग द वीडियो। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए, प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डाउट। क्रिस्टल क्लियर? नहीं, हैविंग और बीइंग एकदम अलग है बच्चे। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं पार्टिसिपल में, परफेक्ट पार्टिसिपल में। क्रिस्टल क्लियर? ओके, रूल नंबर 90th पे आ जाते हैं। लेट्स मूव अहेड टू रूल नंबर 90th। Let us see what does rule number 90 से। रूल नंबर 90 क्या कहता है एक बार देख लेते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, द चाइल्ड हैज नो बेड टू स्लीप। इज दिस सेंटेंस करेक्ट या इस सेंटेंस में कोई गड़बड़ है? थैंक यू निशा फॉर शेयरिंग द वीडियो। टेल मी, द चाइल्ड हैज नो बेड टू स्लीप, इज दिस सेंटेंस करेक्ट और देयर इज एन एरर इन दिस सेंटेंस? एरर है? यस, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। मैंने एक और सेंटेंस लिखा, आई हैव अ पेन। अब शायद समझ में आ जाए क्या एरर थी। टू राइट, क्या ये सेंटेंस सही है? इज दिस सेंटेंस करेक्ट?
नहीं, ये सेंटेंस भी गलत है। क्या समझ में आया क्या इन दोनों सेंटेंसेस में एरर है? यस, इस सेंटेंसेस में क्या एरर है? सबसे पहले तो हमें ये पता है ये टू स्लीप या टू राइट, इन दोनों को हम क्या किस नाम से जानते हैं? इन दोनों को हम किस नाम से जानते हैं? वी नो देम विद द नेम इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है? जब 2 + V1 हो, हम इसको इन्फिनेटिव के नाम से जानते हैं। रूल क्या कहता है कि जब भी इन्फिनेटिव किसी नाउन के बारे में बता रहा हो, जब भी इन्फिनेटिव किसी नाउन के बारे में बता रहा हो, टू स्लीप मुझे किसके बारे में बता रहा है? बेड के बारे में बता रहा है। टू राइट मुझे किसके बारे में बता रहा है? पेन के बारे में बता रहा है। वहां पे हमेशा और हमेशा आप preposition will follow it। उस केस में हमेशा और हमेशा हम preposition को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? टू स्लीप इन। यहाँ पे क्या आएगा? टू राइट विद। इस सेंटेंस और ये दोनों सेंटेंसेस हमारे ऐसे अगर हम इसको लगाएंगे तो ये दोनों सेंटेंसेस हमारे सही हो जाएंगे। Whenever infinitive qualifies a noun, जब भी इन्फिनेटिव किसी नाउन के बारे में बता रहा है, उस केस में वी विल ऑलवेज यूज द preposition आफ्टर इट। उस केस में हम हमेशा और हमेशा उसके बारे में उसका preposition यूज करेंगे। द चाइल्ड हैज नो बेड टू स्लीप इज रॉन्ग, द चाइल्ड हैज नो बेड टू स्लीप इन। अब कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे डाउट आ रहा होगा, क्या डाउट आ रहा होगा कि स्लीप के साथ बेड के साथ इन लगता है या ऑन लगता है? बेड के साथ इन लगता है या ऑन लगता है? बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट आ रहा होगा। तो लेट अस अंडरस्टैंड दैट कंसेप्ट ऑल्सो। उस कंसेप्ट को भी एक बार समझने की कोशिश करते हैं। इसे रब कर दूं, ये नोट कर लिया सारे स्टूडेंट्स ने। करंट में एक्टिव और पैसिव के रूल्स भी बताऊंगी। नेक्स्ट कल की क्लास में हम हमारे जो लास्ट के 20 रूल्स हैं वो एक्टिव, पैसिव और नरेशन से ही रिलेटेड है। थैंक यू नेहा शर्मा। ओके, हाँ एकदम सही बोला किसी बच्चे ने कि स्लीप इन और ऑन का क्या फ़र्क है। अगर आपने इसकी पुरानी वीडियोस देखी हो टॉप 120 रूल्स की ही, तो जब भी हम किसी एरिया की बात करते हैं हम इन यूज़ करते हैं, जब भी हम किसी सरफेस की बात करते हैं हम ऑन यूज़ करते हैं। हमने पढ़ा था एरिया की बात करते हैं हम इन यूज़ करते हैं, सरफेस की बात करते हैं हम ऑन यूज़ करते हैं। नाउ बेड कैसा होता है? जनरली अ बेड इज लाइक दिस। अ चाइल्ड लाइज इन द एरिया, ये जो एरिया कवर कर रहा है ये बेड, उस एरिया में बच्चा होता है। और बहुत सारे बेड तो ऐसे भी होते हैं, दोनों तरफ उनके वॉल्स होते हैं। तो मतलब क्या आएगा? इन। अगर बेड केवल सिंपल ऐसे है जिसमें कोई भी यहाँ पे नहीं है तो वहां पे आप क्या लगा सकते हो? ऑन भी लगा सकते हो। बट जनरल केस कौन सा होता है? व्हाट इज द जनरल केस? दिस इज द जनरल केस। नॉर्मल बेड्स का केस क्या होता है? दिस इज द जनरल केस। बेड का एरिया होता है इसलिए हम वहां पे इन लगाते हैं, ऑन नहीं लगाते। कुछ बच्चों को डाउट होगा मैम पेन के साथ बाय लगता है या विद लगता है, ये भी हमने डिस्कस किया था। पेन के साथ बाय नहीं लगेगा, पेन के साथ विद लगेगा, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम विद लगाते हैं, बाय नहीं लगाते। तो पेन के साथ बाय गलत होता है, पेन के साथ क्या लगता है? पेन के साथ विद लगता है। हाँ, कोई भी डाउट किसी को? प्रेपोजिशन बच्चे मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है, आप मेरे प्लेलिस्ट में देखोगे प्रेपोजिशन आपको एकदम अच्छे से मिल जाएगा। अगले रूल पे आ जाते हैं। पहले मुझे बता दीजिए रूल नंबर कौन सा है। मैं आपको पढ़ाते इतने फ्लो में चली जाती हूँ कि मैं रूल नंबर भूल जाती हूँ कि कौन सा रूल नंबर हम कर रहे थे। तो प्लीज टेल मी द रूल नंबर स्टूडेंट्स, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अगले रूल की हम वैसे बात कर लेते हैं जब तक आप मुझे रूल नंबर बता रहे हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई हैव नेवर and will never watch this movie. Is this sentence correct? Okay, rule number 91 है ये। Thank you very much students. जल्दी से मुझे बताइए what is the error in this sentence? I have never and will never watch this movie. What is the error in this sentence? क्या ये sentence सही है या इस sentence में error है? This sentence is wrong. ये sentence हमारा गलत है। This sentence is wrong. ये sentence सही नहीं है। अब अगर मैं इस sentence को 3 parts में divide कर दूं, A, B, C and no error, what will be your answer? Which part has an error? इनमें से ऐसा कौन सा part है जिस part में error है? Which part has an error?
चलिए पहले इसकी एरर को डिफाइन करते हैं कि इस पार्ट में क्या एरर है. लेट अस सी इट. वॉच्ड. हाँ, जब भी हमारा सेंटेंस, व्हेनेवर वी हैव अ सेंटेंस एंड वी हैव डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स, और हमारी अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं. हमारी एक हेल्पिंग वर्ब है हैव और एक हेल्पिंग वर्ब है विल. इस सेंटेंस में हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं. अब हैव के साथ तो V3 आता है, हैज और हैव के साथ हम सभी को पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और विल के साथ भी हम सभी को पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. अब ये विल के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो है, बट इस हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे. आई हैव नेवर वॉच्ड एंड विल नेवर वॉच दिस मूवी. मैंने ना ही कभी इस मूवी को पहले देखा है और ना ही कभी इस मूवी को फ्यूचर में कभी देखूंगी. सो व्हाट डज द रूल से? रूल सेज दैट व्हेन टू वर्ब्स आर रिक्वायर्ड, when two different verbs are required, we will always use them. हम उन्हें हमेशा लगाएंगे, हम उनमें से किसी एक को भी ओमिट नहीं करेंगे. We will not omit any of the verbs. अगर हम सेंटेंस में चेक करेंगे कि सेंटेंस में ऐसा तो नहीं है कि वर्ब कोई ओमिटेड है, अगर कोई वर्ब ओमिटेड है तो आप उस पार्ट में एरर बताओगे. अब मेरा इस क्वेश्चन को देने का स्टूडेंट्स एक और रीजन था. आई हैड वन मोर रीजन. क्या वो रीजन था? मैंने आप लोगों को दिया था, मैंने आप लोगों को ऐसे बना के दिया था, राइट? ए पार्ट में एरर मार्क करोगे या बी पार्ट में एरर मार्क करोगे? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए. बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपको पता है कि जो ये वॉच्ड जो वर्ड है ये यहाँ पे बीच में आएगा, तो व्हाट विल यू मार्क? यू विल मार्क ए और यू विल मार्क बी. जल्दी से बताइए. विश्वकर्म जो इज आस्किंग मी वन क्वेश्चन, मैम यहाँ पे हैव नहीं, यहाँ पे हैड आएगा. याद करो पुराने रूल्स हमने पढ़े थे वॉट ऑफ 120 रूल्स में. जब भी नेवर लिखा हुआ होता है हम हमेशा परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, हम कभी भी पास्ट परफेक्ट टेंस यूज नहीं करते, हम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं. तो यहाँ पे हैव इज द राइट आंसर. अब मैनी स्टूडेंट्स आर टेलिंग मी मैम ए होगा, और बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे हैं बी होगा. जितने भी बच्चे मुझे ए बोल रहे हैं वो एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग लेके आएंगे, बिकॉज द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए नहीं है, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है. थैंक यू धनंजय फॉर शेयरिंग द वीडियो. अब लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि मैंने क्यों बोला कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है. जब भी आपके पास ऐसा कोई केस आए कि आपको ए या बी के बीच में इंसर्ट करना है या सी और डी के बीच में कुछ लगाना है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप किसको बोलोगे, किसको आंसर मार्क करोगे, यू विल ऑलवेज सिलेक्ट द राइट वन. जो राइट हैंड साइड पर है, जो राइट हैंड साइड पे है, आप उसको हमेशा और हमेशा सिलेक्ट करोगे. यू विल ऑलवेज सिलेक्ट द वन विच इज ऑन द राइट हैंड साइड. अब बोलोगे मैम रटवा क्यों रहे हो? इस चीज का लॉजिक क्या है कि अगर ए और बी में एरर मुझे दिख रही है तो मैं बी मार्क करूंगी. व्हाट इज द लॉजिक? सो द लॉजिक इज प्रीटी सिंपल. लॉजिक बहुत सिंपल है. लॉजिक क्या है? लॉजिक यही है कि इंग्लिश को हम कैसे रीड करते हैं. इंग्लिश को हम कैसे रीड करते हैं? इंग्लिश इज रेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इंग्लिश को हम लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं. तो वी अज्यूम कि जो राइटर है, जो लिख रहा है, उसने स्टार्टिंग तो सही लिखना शुरू किया होगा, आगे जाके उसने एरर की होगी. स्टार्टिंग में तो सही लिखा होगा, आगे जाके कुछ ना कुछ एरर जनरेट होगा. तो इसलिए जब भी हमारे पास कोई ऑप्शन होता है लेफ्ट और राइट में सिलेक्ट करने का, हमारा जो आंसर होता है, जो एग्जामिनर का जो आंसर होता है, इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज द राइट वन. राइट वाले को हम करते हैं. अब एक क्वेश्चन देखते हैं, इसी चीज के ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं, एंड आई वांट यू टू आंसर मी. अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे आंसर दें. कंप्यूटर जी, आई वांट अ मार्कर. इफ आई had a car, I would have given it to my brother. अगर मेरे पास गाड़ी होती तो मैं उसे अपने भाई को दे देती. अब मैंने आपको इसमें बताया A is this, B is this, C is this and D is no error. अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस एरर डिटेक्शन क्वेश्चन, इस एरर डिटेक्शन क्वेश्चन का आंसर क्या है? कोई मुझे बता सकता है? ए, बी, सी और डी किस पार्ट में एरर है? विच पार्ट हैज एन एरर? थैंक यू वेरी मच कंप्यूटर जी. सबसे पहले तो ये समझो, इफ आई हैड अ कार कौन सा टेंस है? विच टेंस इज इट? कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट है. ये सिंपल पास्ट.
अब ये देखो, आई वुड हैव गिवन, सॉरी इसको मैंने हल्का सा गड़बड़ कर दिया है, मैं इस वाली चीज को यहां मार्क करूंगी। आई वुड हैव गिवन, याद करो कंडीशनल सेंटेंसेस को हमने रूल्स, कंडीशनल सेंटेंसेस में हमने रूल्स पढ़े थे। क्या रूल्स थे? अगर इफ के बाद सिंपल पास्ट लगता है, अगर इफ के बाद सिंपल पास्ट लगता है, इसका मतलब यहां पे क्या आता है? वुड प्लस V1। अगर इफ के बाद पास्ट परफेक्ट लगता है तो कंडीशन, तो रिजल्ट क्लॉज में क्या आता है? वुड प्लस हैव प्लस V3। ये सभी को रूल्स याद है? अगर इफ के बाद सिंपल पास्ट लगता है तो वुड प्लस V1 आता है, अगर इफ के बाद पास्ट परफेक्ट लगता है तो वुड प्लस हैव प्लस V3 आता है। ये सिंपल पास्ट है, ये सिंपल पास्ट है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? वुड हैव गिवन की जगह क्या आना चाहिए था? वुड गिव। इसका मतलब क्या है? बी पार्ट को वुड हैव गिवन से वुड गिव करके आप इस सेंटेंस को ठीक कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है जिसमें आप ठीक कर सकते हो? आप इस हैड को इस कोई पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दो। वुड हैव गिवन तो दे ही रखा है, इसको पास्ट परफेक्ट कर दो, मतलब इस आई हैड अ कार को क्या कर दो? आई हैड हैड अ कार। ये चीजें बहुत अच्छे समझाई थी कि डबल हैड का भी यूज करते हैं, सिंगल हैड का भी यूज करते हैं। तो या तो इसको आई हैड हैड अ कार कर दो, या फिर इस आई वुड हैव गिवन को आई वुड गिव कर दो, या तो ए में चेंज ला दो या बी में चेंज ला दो, सेंटेंस एकदम सही हो जाएगा। आप प्रायोरिटी किसको, प्रायोरिटी किसकी है, आप प्रेफरेंस किसको दोगे? यू विल ऑलवेज एंड ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू बी। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है? ए और बी, ए को चेंज कर दोगे तब भी सही हो जाएगा, बी को चेंज कर दोगे तब भी सही हो जाएगा। दोनों में से प्रायोरिटी किसकी होगी? दोनों में से प्रायोरिटी बी की होगी। कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को तो प्लीज पूछ लीजिए। थैंक यू आनंद फॉर शेयरिंग द वीडियो। डबल हैड कब यूज करते हैं? डबल हैड पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। इफ आई हैड हैड अ कार, इफ ही हैड हैड द ब्रेकफास्ट। चलिए, बहुत बच्चों अगर ये चीज डबल हैड वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं है, पुराने पार्ट्स देख लेना, मैंने डबल हैड वाला कंसेप्ट आप लोगों को बताया है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा वहां पे क्या कंसेप्ट था। क्रिस्टल क्लियर सभी को? चलिए आगे आगे रूल नंबर 92 पढ़ लेते हैं। Let us see what does rule number 92 says. Rule number 92 क्या कहता है देखते हैं। रूल नंबर 92 का मैंने हल्का सा एग्जाम्पल भी लिया था पिछली क्लास में। मुझे एक बात बताइए, मैं कुछ वर्ड्स लिख रही हूँ, मैंने लिखा बिलोंगिंग्स, मैंने लिखा सेविंग्स, मैंने लिखा बिलोंगिंग्स सेविंग्स, मैंने लिखा सीजर्स। अब शायद समझ जाओगे सीजर्स लिखते ही, बचपन से पढ़ते आ रहे हो सीजर्स। मैंने लिखा कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये सारे के सारे वर्ड्स कैसे हैं? ये सिंगुलर वर्ड्स हैं या प्लूरल वर्ड्स हैं? जल्दी से मुझे बताइए, सारे के सारे वर्ड्स हमारे सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं? मैंने लिखा प्रोसीड्स, मैंने लिखा सराउंडिंग्स। ये सारे के सारे वर्ड्स हमारे प्लूरल हैं, सिंगुलर हैं? फिर हमारे बहुत सारे वर्ड्स आ जाएंगे और जैसे ही देख के आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल प्लायर्स, टोंग्स, अब शायद सब लोगों को समझ में आ जाएगा। जीन्स, पजामाज, पैंट्स या पैंटलून्स, शॉर्ट्स, शूज, सॉक्स, स्लीपर्स, हील्स, ग्लाइडर्स, स्नीकर्स, प्लाजोज, लेगिंग्स, रेगिंग्स। ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं? ये सारे के सारे वर्ड्स, बहुत सारे बच्चे सिंगुलर बोल रहे हैं, बट माय डियर स्टूडेंट्स, इन सभी के सभी वर्ड्स को हम प्लूरल कंसिडर करते हैं। इसलिए इनके आगे हमेशा जो आती है वो क्या आती है? इनके आगे हमेशा और हमेशा हम प्लूरल वर्ब को यूज करते हैं। दीज वर्ड्स आर प्लूरल, दे आर नॉट सिंगुलर। ये सिंगुलर नहीं है, दीज वर्ड्स आर नॉट सिंगुलर। ये सारे के सारे वर्ड्स प्लूरल हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? what kind of question comes in the exam? पहले ये वर्ड्स को नोट डाउन करो। अब वो क्वेश्चन कभी यहाँ से नहीं आएगा, क्योंकि एग्जामिनर को बहुत अच्छे से पता है कि हर बच्चा नाउन्स पढ़ के आया है, उसे पता है कि ये सारे के सारे वर्ड्स प्लूरल हैं, ये कभी भी अपने सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आएगा? इन वाले वर्ड से, बिलोंगिंग्स, सेविंग्स, प्रोसीड्स, सराउंडिंग्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक्स, रिचेस, आर्म्स। ये सारे के सारे वर्ड्स प्लूरल है, दे आर प्लूरल। एग्जाम्पल से समझते हैं।
एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा एक बार देखते हैं, पहले नोट कीजिए इस चीज को, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और कौन सा वर्ड इसमें हम लिख सकते हैं, रिगार्ड्स। ये वर्ड्स प्लूरल हैं। बहुत सारे बच्चों ने, आई डोंट नो व्हाई, बहुत सारे बच्चों ने मुझे सिंगुलर आंसर दिया, मतलब प्लूरल बहुत कम बच्चों ने आंसर दिया, सिंगुलर बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया, बट बच्चे नहीं, सिंगुलर नहीं है यार, दे आर प्लूरल। सेंटेंस से समझते हैं, सेंटेंस से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने क्या सेंटेंस लिखा, मैंने सेंटेंस लिखा हिज बिलोंगिंग्स was lost. Is this sentence correct? No, this sentence is not correct. ये sentence सही नहीं है। यहाँ पे क्या आएगा, his belongings were lost. मैंने sentence लिखा thanks, या फिर his regards was conveyed to his parents. उसके रिगार्ड उसके पेरेंट्स को कन्वे किए गए। दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, ये सेंटेंस एकदम गलत है। यहाँ पे was नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा, his regards were conveyed to his parents, उसके रिगार्ड्स उनके पेरेंट्स को कन्वे किए गए। ये सारे के सारे वर्ड्स हमारे प्लूरल थे। तो अगर आपको इनमें से ऐसा कोई भी वर्ड दिखता है एग्जाम में और उसके आगे सिंगुलर वर्ब आपको लगी हुई मिलती है, दैट मीन्स वहाँ पे एरर है, एंड यू विल करेक्ट दैट एरर, और आप उस एरर को करेक्ट करोगे। हाँ, बहुत सारे बच्चों ने मुझे आंसर बताया है, वर 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 वर, एकदम सही, योर आंसर्स आर करेक्ट, आप लोगों के आंसर्स करेक्ट हैं। थैंक यू एम.एच. शिवमूर्ति फॉर शेयरिंग द वीडियो। अब ये वर्ड्स प्लूरल हैं, तो क्या कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो सिंगुलर होते हैं हमेशा? अच्छा, कुछ बच्चे डाउट पूछ रहे थे, पहले मैं उस डाउट का आंसर दे देती हूँ। डाउट ये था कि मैम प्लायर्स क्या होते हैं, व्हाट आर प्लायर्स, कैन एनीवन टेल मी? प्लायर्स यूज करें कभी, आपने यूज किए ही होंगे अपने घर में। प्लायर्स बोलते हैं प्लास को। एंड व्हाट आर टोंग्स, टोंग्स बोलते हैं चिमटे को, जिससे यू चपाती जिससे बनाते हैं। प्लाजोस, गर्ल्स को बहुत अच्छे से पता होगा प्लाजोस क्या होते हैं, जीन्स, प्लाजोस, ट्राउजर्स, ये सारी सब एक ही कैटेगरी के वर्ड्स हैं। हाँ, अब दूसरी बात ऐसी आती है, वो वर्ड्स जो हमें लगता है कि प्लूरल हैं बट वो वर्ड्स सिंगुलर होते हैं। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं, ये वर्ड्स तो प्लूरल थे। अब बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो लगता है प्लूरल है बट दे आर सिंगुलर। सिंगुलर से क्या मतलब है, आप उनके आगे सिंगुलर वर्ब लगाओगे। अब वो कौन कौन से वर्ड्स हैं, वो बहुत सारे वर्ड्स हैं, सारी हमारी डिसीजेस के नाम, मीजल्स, डायबिटीज, मम्प्स, रिकेट्स, हमारे सारे सब्जेक्ट्स के नाम, फिजिक्स, हमारी बहुत सारी फील्ड्स के नाम, जिम्नास्टिक्स, एरोबिक्स, बहुत सारी बुक्स के नाम, द अरेबियन नाइट्स, टू स्टेट्स, तो ये सारे के सारे नाम। हाँ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जहां बच्चों को डाउट होता है, न्यूज। ये सारे के सारे वर्ड्स, ये सारे के सारे वर्ड्स, दे ऑल आर सिंगुलर। ये सारे के सारे वर्ड्स हमारे सिंगुलर हैं, तो इनके आगे जो वर्ब आएगी वो हमेशा और हमेशा सिंगुलर ही आएगी। इनके आगे आने वाली वर्ब कभी भी प्लूरल नहीं होगी। इनके आगे आने वाली वर्ब कभी भी प्लूरल नहीं होगी। यू विल ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब विद देम, क्योंकि ये सारे के सारे वर्ड सिंगुलर हैं। दो एक्सेप्शंस मैंने आपको बताए थे, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, वो मैंने आपको कल वाली क्लास में भी बताया था। मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स भी इस कैटेगरी में आते हैं जब वो सब्जेक्ट का नाम है, लेकिन अगर वो कैलकुलेशन और डेटा बता रहे हो तो वो प्लूरल हो जाते हैं। पॉलिटिक्स सिंगुलर वर्ब में आता है जब किसी फील्ड की बात कर रहे हो, लेकिन जब वो पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में बता रहा हो, जब वो किसी के पॉलिटिकल व्यूज के बारे में बता रहा हो, तो वो प्लूरल हो जाता है। एकदम सही दिनेश, डेटा एंड कैलकुलेशन। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो बिल्कुल एकदम रेगुलर आते हैं क्लास में और एकदम टॉप 120 रूल्स की उन्होंने एक एक वीडियो देखी हुई है। कुछ नाम भी मुझे याद हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल रश्मि इज देयर, फॉर एग्जांपल दिनेश इज देयर, जो एकदम हर क्लास में रेगुलर है। मनोरंजन इज देयर। गुड, वेरी गुड। अगर आप सारी क्लासेस ले रहे हैं तो आपको ग्रामर में बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। योर फियर विल ऑटोमेटिकली गो। ओके, अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका कभी प्लूरल बन ही नहीं सकता। कैटेगरीज देखो, वी हैव वेरियस कैटेगरीज।
कुछ वर्ड्स हमारे ऐसे होते हैं जिनका कभी भी प्लूरल नहीं बन सकता। कौन कौन से वो वर्ड्स हैं? वी हैव इक्विपमेंट, वी हैव फर्नीचर, वी हैव ज्वेलरी, वी हैव मशीनरी। हाँ दिव्यश्री, आपका भी नाम मुझे याद हो गया है, राइट। वी हैव पोइट्री। आप तो शायद दिव्यश्री, तो आप तो शायद ईपीएफओ वाले बैच में भी हो। भोला बोल रहे हैं कि 1000 तो कर दो, कम से कम 525 हैं आज। कंप्यूटर जी की फरमाइश है कि 1000 बच्चे किए जाएं, तो सभी बच्चे जल्दी से जल्दी शेयर कर दें वीडियो को और देखते हैं कि 1000 हम क्रॉस कर पाते हैं आज या नहीं कर पाते। हाँ, वी हैव वर्ड्स मशीनरी। हाँ, मैं बोल रही हूँ दिव्याश्री तो हमारे साथ ईपीएफओ बैच में भी हो, आप वही हो ईपीएफओ बैच में भी हैं जो दिव्याश्री। वी हैव पोएट्री, वी हैव सीनरी, वी हैव इंफॉर्मेशन, वी हैव एडवाइस। ये सारे के सारे वर्ड्स दे डू नॉट एग्जिस्ट इन द प्लूरल फॉर्म। इनका कभी भी हम प्लूरल नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे के सारे वर्ड्स स्टूडेंट्स क्या होते हैं? ये सारे के सारे वर्ड्स हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन का मतलब क्या है? उसको काउंट ही नहीं कर सकते। जब काउंट नहीं कर सकते तो प्लूरल कैसे बना सकते हो? अगर आपको कभी भी सेंटेंस मिला और उसमें इक्विपमेंट्स लिखा हुआ हो, मतलब क्या है? व्हाट डू वी मीन? इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है? एरर है। अगर कभी कोई सेंटेंस मिला, सीनरीज लिखा हुआ है, ज्वेलरीज लिखा हुआ है, फर्नीचर्स लिखा हुआ है, बैगेजेस लिखा हुआ है, लगेजेस लिखा हुआ है, मतलब क्या है? मतलब ये है कि वहां पर एरर है, क्योंकि ये सारे वर्ड्स तो अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है का क्या मतलब है? आप उसको काउंट ही नहीं कर सकते। हाँ चलिए, कौन शेयर कर रहा है मैं जरूर नाम लूंगी उनका, पहले बताइए तो सही शेयर कौन कर रहा है। थैंक यू देवजानी फॉर शेयरिंग द वीडियो। क्या इतनी चीज समझ में आई? इस चीज में किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट? अब एक चीज इसी चीज में एक चीज बताना चाहूंगी। सर अब कर दूं? नोट कर लिया सभी ने? नोट कर लिया? थैंक यू विक्की। अच्छा दिव्यश्री वही है ईपीएफओ बैच वाली, ओके ग्रेट। हाँ नाउ, हाँ मशीनरीज इज अ रॉन्ग वर्ड। मशीनरीज अगर लिखा हुआ है वो गलत है। मशीनरी अनकाउंटेबल है। मशीन्स को काउंट कर सकते हो, मशीनरी को काउंट नहीं कर सकते। पोइट्री को काउंट नहीं कर सकते, पोएम को काउंट कर सकते हो। थैंक यू किशन कुमार, थैंक यू शिवानी। अच्छा कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है वो सिर्फ कमेंट कर रहा है कि मैम शेयर कर दे, सर मैं शेयर कर ही नहीं रहा? ऐसे भी आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पे। थैंक यू प्यारे मोहन, व्हाट अ लवली नेम। डियर मोहन की हिंदी क्या होती है? प्यारे मोहन। ओके कॉन्ग्रेचुलेशंस, प्लूरल है, एकदम प्लूरल है। नाउ मुझे आप लोगों से एक सवाल पूछना है आज, और वो क्या क्वेश्चन पूछना है, और वहां पे बहुत सारे बच्चे मुझे पता है मुझे गलत आंसर देंगे। हेयर कौन सा नाउन होता है? इज इट अ काउंटेबल नाउन और इज इट एन अनकाउंटेबल नाउन? ये एक काउंटेबल नाउन है या ये एक अनकाउंटेबल नाउन है? जल्दी से बताइए। हिमांशु सिंह मैम नाम लेती ही रह जाओगी, जल्दी से बताइए हेयर काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे हैं कि मैम हेयर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, उसको काउंट नहीं कर सकते। थैंक यू शिखा सिंह, थैंक यू नीतीश, थैंक यू पायल, थैंक यू राजकुमार, थैंक यू रौनक, थैंक यू ओमकार, थैंक यू विकी। अब यहाँ आ जाते हैं, हेयर बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे हैं अनकाउंटेबल है, बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे हैं काउंटेबल है। मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे एक सेंटेंस बनाना है कि उसके सर पे केवल 4 बाल बाकी है, मुझे एक सेंटेंस बनाना है कि उसके सर पर केवल 4 बाल बचे हुए हैं, तो क्या मैंने हेयर को काउंट नहीं कर लिया? तो आप क्यों कह रहे हो कि अनकाउंटेबल है? मुझे बोलना है कि पुलिस वहां पर आई और उसे 1 बाल मिला। पुलिस जब उसको ढूंढ रही थी कि खूनी कौन है, हु इज द मर्डरर, हु इज द क्रिमिनल, पुलिस को 1 बाल मिला जिस बाल को उसने डीएनए टेस्ट के लिए भेजा। क्या मैंने काउंट नहीं कर लिया? काउंट कर लिया, मतलब काउंटेबल हो गया। हाँ अब मुझे बताइए कि क्या गड़बड़ है बच्चों? कॉन्सेप्ट को समझो, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? हेयर जो होता है हमारा नो डाउट अनकाउंटेबल नाउन होता है। हेयर इज अनकाउंटेबल है, काउंट नहीं कर सकते। मतलब क्या है? काउंट नहीं कर सकते मतलब क्या है? हेयर्स जैसा कोई वर्ड नहीं होता।
हेयर्स जैसा कोई वर्ड नहीं होता। आप कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते 2 हेयर्स, ये भी गलत है। इस चीज को ऐसे समझो, मैंने क्या लिखा, आई हैव, एकदम जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा, मैंने लिखा आई हैव 4 वाटर। क्या ये सेंटेंस सही है? इज द सेंटेंस करेक्ट? मैंने लिखा आई हैव 4 वाटर, इज द सेंटेंस करेक्ट? बोलोगे मैम क्या हो गया, इतनी इंग्लिश तो हमें भी आती है कि मैम ये 4 वाटर तो नहीं हो सकता, ये 4 वाटर तो गलत है। इतनी इंग्लिश तो हमें भी आती है, क्या लिख रहे हो? तो इस सेंटेंस को मैं कैसे सही करूंगी? इस सेंटेंस को मैं कैसे सही करूंगी? मैं इस सेंटेंस को लिखूंगी आई हैव 4 लीटर्स ऑफ वाटर, आई हैव 4 ग्लासेस ऑफ वाटर, आई हैव 4 बकेट्स ऑफ वाटर, आई हैव 4 कप्स ऑफ वाटर, आई हैव 4 स्पून्स ऑफ वाटर। ऐसे करके इस सेंटेंस को सही करूंगी। तो अगर मैंने लिखा आई हैव 4 हेयर्स, तो इस सेंटेंस को भी मैं कैसे सही करूंगी? हाउ विल आई करेक्ट दिस सेंटेंस? I have 4 strands of hair, I have 4 streaks of hair। गर्ल्स को अच्छे से पता होगा जब हेयर कलर कराने जाते हैं क्या बोलते हैं, पार्लर वाली को क्या बोलते हैं, हेयर स्ट्रीक्स कलर करवाते हैं, हेयर को कलर नहीं करवाते। अगर मुझे कुछ ही हेयर को कलर करवाना है, वी से स्ट्रीक्स। तो 2 वर्ड्स हम यूज करते हैं, वी यूज अ वर्ड स्ट्रैंड और वी यूज अ वर्ड स्ट्रीक विद हेयर। लेकिन हेयर्स जैसा कोई वर्ड नहीं होता, मतलब मुझे यहाँ से एस को भी हटाना पड़ेगा। एकदम सही, 4 strands ऑफ हेयर। क्या ये चीज समझ में आई सभी स्टूडेंट्स को? या किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। ले लिया, सुखप्रीत का नाम ले लिया, डोंट वरी। क्लियर सभी को? 4 ब्लैक हेयर्स गलत हो गया, 4 ब्लैक strands ऑफ हेयर सही होगा। अब एक और डाउट, एक और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि स्टार कैसा नाउन होता है? फिर स्टार काउंटेबल होता है या अनकाउंटेबल होता है? स्टार इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल? बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं काउंटेबल होता है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं अनकाउंटेबल होता है। बच्चों स्टार तो काउंटेबल होता है, क्यों एक मिसकंसेप्शन क्रिएट कर रखा है कि स्टार अनकाउंटेबल है? क्या स्टार को हम काउंट नहीं कर सकते? क्या मैं बोल नहीं सकती मेरे सर के ऊपर अभी मुझे 2 स्टार्स दिख रहे हैं? क्या एक सीरियल भी आ रहा है, आई थिंक द राइजिंग स्टार्स आ रहा है, देखता है कोई? स्टार्स लिखा हुआ है ना, स्टार्स। अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या कभी उसके साथ एस लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। अनकाउंटेबल नाउन का तो प्लूरल ही नहीं होता, तो स्टार्स तो वर्ड होता है ना। मतलब स्टार कैसा नाउन है? स्टार इज अ काउंटेबल नाउन। स्टार हमारा काउंटेबल नाउन है, स्टार अनकाउंटेबल नहीं है। किसी को कोई भी दिक्कत रूल नंबर 94 में हो तो पूछ लीजिए। छोटी सी भी दिक्कत अगर रूल नंबर 94 में किसी भी स्टूडेंट को हो तो पूछ लीजिए। नहीं है? रूल नंबर 95 की बात करते हैं। लेट अस टॉक ऑफ रूल नंबर 95। मैंने एक सेंटेंस लिखा, एज सून एज ही विल कम आई विल ask him this question। मैंने एक और सेंटेंस लिखा, when he will come I will ask him this question। मैंने एक और सेंटेंस लिखा, had he came earlier I would ask him this question। टेल मी इन तीनों सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज स्लैश आर करेक्ट और इज स्लैश आर इनकरेक्ट? जल्दी से बताइए, टेल मी फास्ट। दिनेश को याद भी आ गया वो सीरियल कहाँ से आता है, स्टार प्लस पे ये आता है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये तीनों के तीनों सेंटेंसेस हमारे गलत हैं।
क्यों गलत है? स्टूडेंट्स, हमें दिख नहीं रहा, हमें समझ में नहीं आ रहा ये सेंटेंस किस टाइप का है, बट ये तीनों के तीनों सेंटेंसेस किस तरह के हैं? दे आर अ टाइप ऑफ, या थोड़ा थोड़ा हम उसको बोल सकते हैं कि ये एक तरह के, कंप्लीटली मैं नहीं बोल सकती, हाँ, बट कुछ कुछ तरह के ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। ये तीनों के तीनों कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। जब वो आएगा तब मैं क्वेश्चन पूछूंगी, जब वो आएगा तभी क्वेश्चन पूछ पाऊंगी ना, कंडीशन लगा दी ना कि जब वो आएगा तब क्वेश्चन पूछूंगी, जैसे ही वो आता है क्वेश्चन पूछूंगी, फिर से कंडीशन लगा दी कि जैसे ही आता है क्वेश्चन पूछूंगी। अगर वो जल्दी आया होता तो मैंने उससे क्वेश्चन पूछ लिया होता, अगर वो आया होता कंडीशन लगा दी। मतलब ये तीनों के तीनों सेंटेंसेस हमारे कौन से हैं? ये तीनों के तीनों सेंटेंसेस हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। इसका मतलब क्या है? इन तीनों के तीनों सेंटेंसेस में कौन से रूल्स लगेंगे? इन तीनों के तीनों सेंटेंसेस में भी हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस वाले ही रूल्स लगेंगे। अब कंडीशनल सेंटेंसेस के रूल्स थे क्या या होते क्या है? तो इन कंडीशनल सेंटेंसेस के रूल्स को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लो, कभी भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंसेस से भी हमारी बहुत सारी एरर के क्वेश्चन आते हैं। कंडीशन में अगर सिंपल प्रेजेंट होगा, कंडीशनल सिंपल प्रेजेंट में होती है तो रिजल्ट में क्या लगता है? विल प्लस V1। अगर कंडीशन सिंपल पास्ट में होती है, रिजल्ट में क्या लगता है? वुड प्लस V1। अगर कंडीशन पास्ट परफेक्ट में होती है, रिजल्ट में क्या लगता है? वुड प्लस हैव प्लस V3। ये तीनों रूल्स आपको पहले भी पढ़ाए थे, आज भी फिर से बता रही हूँ। इस टेबल को बहुत बहुत स्टार मार्क करके नोट कर लेना, एकदम कंडीशनल सेंटेंस के सारे प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगे। सिंपल प्रेजेंट है तो विल प्लस V1, सिंपल पास्ट ये है वुड प्लस V1, पास्ट परफेक्ट है वुड प्लस हैव प्लस V3। नाउ लुक एट दीज सेंटेंसेस। अब इन एक बार सेंटेंसेस को देखिए। आई विल आस्क हिम दिस क्वेश्चन, क्या है? सिंपल फ्यूचर, तो यहाँ पे क्या आएगा? सिंपल प्रेजेंट आएगा, मतलब क्या आएगा? व्हेन ही कम्स। I will ask him this question, क्या है? will plus V1, वहां पे क्या आएगा? simple present, मतलब as soon as he comes। had he came earlier, कौन सा टेंस है? past perfect, had और verb की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे क्या आएगा? would ask नहीं आएगा, क्या आएगा? I would have asked। would ask नहीं आएगा, क्या आएगा? I would have asked। तो ये आपको इफ वाले सेंटेंसेस ये नहीं है, अनलेस वाले सेंटेंसेस ये नहीं है, बट फिर भी ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं और इसीलिए इन पे कंडीशनल सेंटेंसेस वाले रूल्स एप्लीकेबल होंगे। अगर आपको एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है एज सून एज का, व्हेन का, हैड का, तो आप उसको कंडीशनल सेंटेंसेस ही बनाएंगे। कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हाँ सॉरी, यहाँ पे मैं थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। हैड ही कम अर्लियर, कम केम कम, कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कम होती है। कोई भी डाउट किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए। ओके, सो वी आर अप, हमारा टाइम अप हो चुका है। 100 रूल्स का टारगेट था, 95 कर लिए, कोई बात नहीं, कल परसों की क्लासेस में हम इन रूल्स को खत्म कर देंगे। किसी भी बच्चे को इन 95 रूल्स में कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी राइट नाउ। सारे के सारे रूल्स आई होप सभी के रिवाइज हो चुके हैं, सारे के सारे रूल्स सभी को समझ में आ रहे हैं। एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये रूल्स आपको कितनी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। सो व्हील्स, जैसा कि हम हर क्लास में बोलते हैं, आज की क्लास में भी बोलेंगे। 2 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे। कौन कौन से वो 2 सेंटेंसेस हैं? पहला, इंग्लिश इज़ अ वेरी इजी लैंग्वेज। दूसरा, आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश। सभी लोग मिलके बोलेंगे 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English. Thank you everyone. Take care and bye-bye. Subscribe to Ada 247 and press the bell icon to never miss another update.